नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली उन तमाम बीमारियों के बारे में। आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से अवगत हो सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बांझपन के बारे में कि आखिर बांझपन की समस्या आजकल हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका जो इलाज है IVF जो नई टेक्निक आई है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर योगेश सिंगल, जो कि बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं। दर्शकों, पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी IVF के बारे में, जो आजकल सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। IVF जो बांझपन की समस्या होती है उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, इसके बारे में पहले मैं जानकारी लेना चाहूंगी कि IVF है क्या। मैं डॉक्टर योगेश सिंगल, IVF स्पेशलिस्ट। मैं आवास विकास कॉलोनी स्थित सिंगल हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर में हमारा हॉस्पिटल है, उसमें कार्य करता हूँ। IVF का मतलब फुल फॉर्म है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी। हिंदी में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें हम पुरुष के कीटाणु और महिला के अंडाणु लेकर लैब होती है, लैब के अंदर उनको फर्टिलाइज करके और उससे बच्चा बनाते हैं और बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। जी, तो डॉक्टर, इसके बाद हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर IVF होता क्या है। आपने बताया कि IVF क्या होता है, तो उसकी ज़रूरत किस तरफ से पड़ती है, और जब महिला आपके पास आती है कि उसको ये प्रॉब्लम है कि वो मां नहीं बन पा रही है, तो ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है? ऐसे महिलाएं जिनकी कि शादी के उपरांत 1 साल बाद बच्चे नहीं होते हैं और यूजुअली ये लोग काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, उन महिलाओं को IVF की ज़रूरत होती है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके कि अंडेदानी में अंडे न बन रहे हों, या फिर जो फेलोपियन ट्यूब होती है जिन्हें कि हम नले भी कहते हैं, वो किसी तरह से ब्लॉक हो गए हों, डैमेज हो गए हों, ख़राब हो गए हों, या बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के अंदर रसौली हो या बच्चेदानी के अंदर कोई खराबी हो, या ऐसे पुरुष जिनके कीटाणुओं की मात्रा जितनी हमें चाहिए आवश्यकता होती है उससे कम हो, ऐसे मरीजों के लिए IVF की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके अगर बात करूं, क्या IVF ही लास्ट मतलब महिलाओं के लिए उपचार है मां बनने के लिए? इसके अलावा भी और कोई दौरान, इसके अलावा भी हम कोई और उपचार दोहरा सकते हैं या और कोई उपचार हम अपना सकते हैं इसके लिए? नहीं, IVF एक बहुत ही बेहतर इलाज है। ऐसे महिला पुरुष जो कि मेडिसिन भी ले चुके हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, लेप्रोस्कोपी हो चुकी है, जिनकी IUI एक कृत्रिम इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन होता है वो भी करा चुके हैं, उसके बावजूद भी रिपीटेड फेलियर हो रहे हैं। 5 साल हो गए शादी को, 7 साल हो गए शादी को, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहे, कोई कारण पता नहीं लग रहा कि क्या कारण क्या नहीं। ये सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, किसी महिला में माहवारी चली गई। ऐसे केस में हमें IVF एक बहुत ही बेहतर टेक्निक है और बहुत ही बेहतर इलाज है। जी बिल्कुल, बात करूँ अगर डॉक्टर, अगर कोई महिला या पुरुष आपके पास आते हैं जब, तो वो पूछते हैं कि IVF के बारे में, तो अगर वो जानते हैं तो आप सबसे पहले उनके आप क्या टेस्ट करते हैं, किस तरीके से आप डायग्नोस करते हैं कि उन्हें IVF की ज़रूरत है? IVF के लिए जब महिला पुरुष हमारे पास आते हैं तो उनसे सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि वो क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हैं। जी। अगर वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं और शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर उसमें हम सबसे पहले उनको काउंसिल करते हैं। एक काउंसलर होता है हमारे यहाँ, वो ढंग से काउंसिल करता है, क्योंकि ऐसे लोग महिला और पुरुष दोनों ही काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, काफ़ी आशंकित होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बच्चा नहीं हुआ तो हमारे जीवन में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ इनको सबसे पहले हमें काउंसिल करने की ज़रूरत होती है। ढंग से उसको काउंसिल करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई आप बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम इन लोगों के कुछ ब्लड टेस्टिंग होती है वो कराते हैं, और पुरुष के शुक्राणु की जांच कराते हैं, और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती, एक अल्ट्रासाउंड भी होता है, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हिस्टोस्कोपी होती है वो भी कराते हैं। लेकिन वो जांच जो है वो सारी महिलाओं में ज़रूरत नहीं होती है। और इन जांचों में मरीज चाहता है कि भाई कितने की जांचें होती है, कितना खर्चा आता है, जांचें बहुत महंगी होती होंगी, ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता, इसके अंदर लगभग 4 से लेकर 5,000 रुपये तक का खर्चा आता है। और हम चाहेंगे कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो आएँ और ये सारा कंसल्टेशन करें और ये जांचें कराएं, जिससे पता लगे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है और प्रेगनेंसी में IVF की ज़रूरत है या वैसी ही हो जाएगी। ये सारी चीज़ जांचों से हमें पता लगा सकते हैं।
जी बिल्कुल। डॉक्टर, इसके बाद बात करूं, अगर एचआईवी टेस्ट की, क्या आईवीएफ अगर करवाने आते हैं तो उसके दौरान जो आप टेस्ट करते हैं तो क्या आप एचआईवी का भी टेस्ट करते हैं? हाँ, HIV टेस्टिंग भी ज़रूरत है और उसके अलावा हेपेटाइटिस की भी करते हैं। ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी होती है। हम चाहते हैं कि अगर ऑफ स्प्रिंग जो भी हमारी जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, ये सारी बीमारियाँ लेके ना आए। जी अगर हम बिल्कुल। ग्रसित है किसी बीमारी से, तो हमारी कोशिश ये रहती है बीइंग ए डॉक्टर कि ये जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो प्रेजेंट में है, वो हम पास्ट में ना दें, वो फ्यूचर में ना दें। जी तो बिल्कुल। इसलिए HIV की भी ज़रूरत होती है। माँ पुरुष दोनों में ही हम कराते हैं। जी डॉक्टर, बात करूँ एचआईवी के बारे में, अब आजकल लोग इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जब ये मरीज आपके पास आते हो तो उनके पास किस तरह के सवाल होते हैं, किस तरह से वो परेशान होते हैं, या आप करने से पहले 10 बार आपसे पूछते हैं, तो क्या उनकी स्थिति रहती है, क्या वो आपसे सवाल करते हैं उस समय? नहीं, एक्चुअल में HIV अपने आगरा में तो बहुत कम है, जी क्योंकि मैंने अब तक, मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 या 2 पेशेंट ऐसे मिले जो HIV पॉजिटिव हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होती है बताने, जिनमें होता है वो पहले से काउंसल्ड होके आते हैं। तो इसमें कोई विशेष लेकिन ये है कि आगे ना हो भाई, 1 लाख में से अगर एक व्यक्ति भी HIV से ग्रसित है तो हम चाहेंगे कि उसके जो ऑफिस स्प्रिंग हो, जो भी बच्चे हो, वो उससे ग्रसित ना हो। बस यही हमारा मेन ध्येय रहता है। जी बिल्कुल। अगर डॉक्टर बात करूँ, अगर एचआईवी अगर करवाते हैं तो उस दौरान जो पेशेंट होता है तो उस दौरान उनको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, पहले क्या क्या प्रिकॉशन उन्हें अपनाने चाहिए? नहीं, HIV के लिए तो ऐसा कुछ तैयारी नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। जाके ब्लड टेस्ट कराना होता है बस, बाकी और कुछ नहीं करना होता। और आगरा में तो बहुत कम है, इसलिए इस पर ज़्यादा इतना कोई बर्निंग टॉपिक नहीं है HIV का। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं इसके साथ में बात करना चाहूँगी, जो आईवीएफ करवाने आते हैं इसके साथ में, तो आईवीएफ करवाने से पहले दोनों पति व पत्नी को, दोनों को क्या तैयारियां करनी चाहिए? नहीं, IVF कराने से पहले सबसे पहले उसको एक कंसल्टेशन लेना चाहिए। सारे जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसके बाद, जो जांचें उसने करा रखी हैं अब तक, उसके अलावा जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जो भी प्रोसीजर करा चुके हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करा चुके हैं, कोई भी चीज़ जो भी करा चुके हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उसके पास है वो लेके उसको IVF कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। हम लोग उसको गहन अध्ययन करते हैं, उसमें ये पता लगाते हैं कि कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोसीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आईवीएफ करवाने से पहले जो महिलाओं में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सोचती हैं कि आईवीएफ क्या सक्सेस होगा कि नहीं, और ये भी उनके मन में रहता है कि अगर आईवीएफ अगर हम करवाते हैं तो उसके दौरान अबॉर्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। IVF एक बहुत ही इनफर्टिलिटी वाले पेशेंटों के लिए IVF एक रामबाण की तरह है, क्योंकि IVF में जितनी सक्सेस रेट है उतनी किसी चीज़ में नहीं है। यूजुअली इसकी सक्सेस रेट पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो 40 से लेकर 70% के बीच में है। ऐसे लोग जिनके कि बच्चेदानी में ज़्यादा दिक्कत है, शुक्राणु में दिक्कत है, उनमें थोड़ी सी या उम्र ज़्यादा है, जिनकी माहवारी चली गई है, ऐसे लोगों में, या रसोली है बच्चेदानी के अंदर, ऐसे लोगों में थोड़ी सक्सेस रेट कम होती है। और ऐसे मरीज लोग जिनमें कि सारी चीज़ें ठीक है तो वो सक्सेस रेट बढ़ जाती है। और लैब टू लैब डिपेंड करता है आप कहाँ पे IVF करा रहे हो, इस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अच्छे IVF सेंटर में आप ये मान के चलिए 60 to 70% होती है। व्यक्ति अगर पहली बार जब IVF कराता है तो उसकी सक्सेस रेट लगभग 40 से लेकर 50% होती है। वही व्यक्ति अगर दोबारा कराता है 60 to 70 हो जाती है, और तीसरी बार कराने से और बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करूं, क्या आईवीएफ के भी कोई प्रकार होते हैं, क्या इनके भी कोई टाइप्स होते हैं? IVF एक टेक्नोलॉजी है, इसमें डिफरेंट अपग्रेडेशन आए हुए हैं। जैसे कुछ पुरुष होते हैं जिनमें कि शुक्राणु नहीं होते हैं, शुक्राणु बहुत कम होते हैं, तो हम जो शुक्राणु होते हैं तो कम जो शुक्राणु हैं उनको एक सी प्रक्रिया होती है ICSI, और उसके द्वारा हम शुक्राणु को लेके और अंडे के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक है, फ्रीजिंग होती है जिसमें कि अंडे को फ्रीज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और काफ़ी टेक्नोलॉजी PGD है, उसकी वजह से क्या है कि अपन जो एम्ब्रोज जो हमारे डेवलप हुए हैं उसमें से हम एक सेल निकाल के उसको जांच के लिए भेज देते हैं। जांच से हमें ये पता लगा देगा वो डिफेक्टेड एम्ब्रो तो नहीं है। अगर एम्ब्रो डिफेक्टेड है तो उसको डिस्कार्ड करके जो हेल्दी एम्ब्रो होता है उसको हम बच्चेदानी के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। उससे IVF में जो अबॉर्शन की संभावना, ऐसे पेशेंट जिन लोगों में अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है,
आईवीएफ तकनीक द्वारा हम उस संभावना को बहुत कम स्तर पर ले आते हैं। अबॉर्शन की संभावना तो सब में भी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती है, आईवीएफ में भी होती है, लेकिन आईवीएफ से अबॉर्शन की संभावना को डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज़ करके हम उसको कम से कम लाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, देखा जा रहा है, कहा जाता है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चों का जन्म होता है उसमें मल्टीप्लस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि मल्टीप्लस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? नहीं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस तो होते हैं आईवीएफ में, लेकिन कुछ मरीज हमारे पास, कुछ क्या काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चेदानी के अंदर कम से कम 2 बच्चे आप ट्रांसफ़र करिए, जिससे कि एक बार में 2 बच्चे मेरे हो जाएं और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, आगे मुझे आईवीएफ ना कराना पड़े और खर्चा भी बच जाए। जी। ऐसे लोग, ऐसे महिलाएं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हम एक फीटल रिडक्शन टेक्निक होती है, उससे हम बच्चों को कम कर देते, बच्चों की संख्या कम कर देते हैं। और मैक्सिमम जो हम कोशिश करते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों। और जिन मरीजों को ये है कि नहीं हमें डॉक्टर साहब एक ही बच्चा चाहिए, तो उसको हम एम्ब्रो जो ट्रांसफ़र करते हैं वो एक ही एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं। जो चाहते हैं 2 बच्चा चाहिए, उनकी हम 2 से लेकर 3 एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिडक्शन कर देते हैं, क्योंकि जितने भी हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सपोज करो हम अगर 3 एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि तीनों के तीनों एम्ब्रो इम्प्लांट हो जाएं। जी। ये ना, तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि 3 एम्ब्रो, 2 से लेके 3 एम्ब्रो ट्रांसफ़र करें। उसमें से एक आध डिफेक्टेड भी हो जाता है, एक आध अबॉर्ट भी हो जाता है, उससे प्रेगनेंसी की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी डॉक्टर, इसके साथ अगर बात करूँ बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, तो देखा जाए अगर बच्चे 2 अगर जन्म लेते हैं तो क्या वो बच्चे उतने ही हेल्दी होते हैं जितना कि एक बच्चे को उतना पोषण मिलता है? क्या उन दोनों बच्चों को पेट के अंदर उतना ही पोषण मिल पाता है या वो अनहेल्दी होते हैं? नहीं, बच्चे तो हेल्दी होते हैं जी। लेकिन जब ट्विंस होते हैं तो थोड़ा, एक तो डिलीवरी होने की संभावना पहले हो जाती है, दूसरी चीज़ थोड़ा सा वजन उनका कम होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वजन अगर कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो मशीन में रख के उनको वजन बढ़ा देते हैं। 1 किलो से कम है, 1.5 किलो से कम है, और 1.5 से ऊपर है तो मदर से कहते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से फीड कराए, बस। तो उसके बाद में बच्चा अपना फीड रूटीन से सारी चीज़ें, मेंटली डेवलपमेंट दोनों का बराबर ही होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकली या मेंटली बच्चा बाद में कोई डिफेक्टेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बच्चे, पेशेंट को ये एडवांटेज मिल जाता है आईवीएफ के दौरान। मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो बच्चा द्वारा भी हो सकता है उसके। आईवीएफ में संभावना एक थोड़ी सी ये रहती है कि अगर आपने पहली बार आईवीएफ कराया है, दूसरी बार अगर वो कराएगा आईवीएफ, तो उसका खर्चा भी आएगा, दूसरी बार उसको इंजेक्शन भी लगेंगे, सारी प्रक्रिया द्वारा होगी, वो भी पेनफुल होती है, उसमें भी सक्सेस रेट, कभी कभी ऐसा होता है कि आईवीएफ कराया, सक्सेस रेट नहीं मिली। तो जो शहर के, जो आगरा निवासी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो हमसे आके सबसे पहले उनका यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक साथ अगर 2 बच्चे हो जाएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, इसके साथ अगर मैं बात करूं इसके समय की, तो उसमें लगभग आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं उसमें लगभग कितना समय लगता है, या और भी उनको कोई अलग परेशानी भी होती है, इसके बारे में भी पूछना चाहूँगी। नहीं, आईवीएफ प्रक्रिया में समय ज़्यादा नहीं लगता। आईवीएफ प्रक्रिया में सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, उसको हम काउंसिल करके जांचें वगैरह कराते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसको स्टिमुलेट कर, लगभग 1 महीने का हमें टाइम लगता है पूरी प्रक्रिया करने में, जांचों से लेके उसके इंजेक्शन लगाने, अंडे बनाने के बाद में बच्चा ट्रांसफ़र करने, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, लगभग 1 महीने का समय लगता है उसके अंदर। जी बिल्कुल। डॉक्टर, इसके खर्च की अगर बात करूं तो उसमें लगभग कितना खर्च आ जाता है आईवीएफ के थ्रू जब बच्चा होता है? आईवीएफ पहले बहुत खर्चा आता था, लगभग 3 से लेकर 4 लाख रुपए का खर्चा आता था। अब सारी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, प्रोडक्ट भी कुछ इस तरह से आ गए हैं। फिर जैसे सेंटर हमारा, हम लोग हैं, हम लोगों की थीम की, जब हमने इनॉग्रेशन किया था तो हमारी थीम बेसिकली ये थी, लो कॉस्ट आईवीएफ, क्योंकि हर मरीज आईवीएफ को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो लगभग दवाई और प्रोसीजर मिला के लगभग 90,000 रुपये का खर्चा आईवीएफ के दौरान आता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर बात करूं आईवीएफ के बाद अगर जब बच्चा होता है तो उसके बाद एक माँ को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में सावधानियां होती हैं, उसी तरह से सारी सावधानियां होती हैं। भारी वजन ना उठाएं, सीढ़ियां नहीं चढ़ें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसकी होती है उसके अगर बाय द वे अगर अबॉर्शन भी हो जाता है तो मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब नहीं होता, वो सोचता है कि चलो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें चूँकि बड़ी मुश्किल से आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है,
तो इसलिए थोड़ी मेडिसिन का हल्का सा हमें ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। और दूसरी चीज़, पेशेंट को थोड़ा सा ये हम सजेस्ट, आराम की ज़रूरत नहीं है, रूटीन वर्क वो कर सकता है, लेकिन हम ये सजेस्ट करके चलते हैं कि भारी वजन ना उठाएं, ज़्यादा ट्रेवलिंग ना करें और थोड़ा सा आराम करें, बहुत ज़्यादा नहीं। रूटीन जो होता है वो रूटीन तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर, ज़्यादातर देखा जाता है महिलाएं जो होती हैं बोलती हैं प्रेग्नेंट हैं और अभी अगर उन्हें आईवीएफ के थ्रू अगर उनका बच्चा हो रहा है तो वो सोचती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, वो बेड रेस्ट पर चली जाती हैं। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि कितना रेस्ट लगभग उनको लेना चाहिए? नहीं, ऐसा ये गलत, ये मिथ्या है, लोगों के भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, अगर ऐसा केस है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, सपोज करो प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद में ब्लीडिंग हो गई, उस कंडीशन में हम बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। या कोई बीपी बढ़ गया उसको, या वैसी कोई परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसी कंडीशन में बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। बाकी तो रूटीन वर्क आप कर सकते हो सारा, हार्ड वर्क नहीं करना, हैवी वर्क नहीं करना, बस उसके अलावा सारा काम करना भी चाहिए। रूटीन बेबी है, जैसे आईवीएफ में वैसी रूटीन बेबी है। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर योगेश सिंघल, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ तकनीक किस तरीके से काम करती है, क्या ये सेफ है या कितनी इसमें सक्सेस रेट है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त तो चला है आपसे ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर योगेश सिंघल, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आईवीएफ क्या होती है, किस तरीके से ये तकनीक काम करती है, इसके बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं जो होती हैं पहले जो थी कि वो इंतज़ार करती हैं कि शायद उनका नॉर्मली डिलीवरी हो जाए या वो माँ बन जाए, वो उस इंतज़ार में रहती हैं। ये सोचते सोचते उनकी उम्र बीत जाती है। तो अगर हम इस केस में बात करें 40 से जो 50 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं, अगर वो माँ बनना चाहें तो क्या आईवीएफ के थ्रू ये संभव है? बिल्कुल संभव है। 25 से लेके 30 साल तक की उम्र की जो महिला होती है उनमें बच्चा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 30 से 35 तक में थोड़ी सी कम हो जाती है। आफ्टर 35 जो है वो बच्चा लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, या फिर जो भी बच्चे होते हैं उनमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड चला गया है, माहवारी चली गई है, माहवारी बहुत कम है, या जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, ऐसी महिलाओं में भी आईवीएफ से बच्चा होना संभव है। इस कंडीशन में हम पहले उसकी पेशेंट की जांचें कराते हैं। जांचें करा के पहले ये पता लगाते हैं किस महिला में अंडे बनने की क्षमता कितनी है। यूजुअली ये क्षमता बहुत ही कम होती है। अगर बच्चे अंडे बनते भी हैं तो डिफेक्टेड बनते हैं, या बच्चे लगते हैं वो भी डिफेक्टेड बनते हैं, अबॉर्शन की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे केस में हम बैंक्स होती हैं जिनसे कि हम डोनर एग्स लेते हैं। तो उसमें डोनर एग्स लेके उसमें एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक अंडा, एक स्पर्म, उसके अलावा ब्लड जो कि बच्चे में चढ़ता है। तो हम उसमें 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हम पेरेंट्स की लेते हैं, एक डोनर एग वो हम बैंक से लेते हैं। तो डोनर एग बैंक से लेके जो उसके हस्बैंड है महिला के, उसके स्पर्म से हम बच्चा डेवलप करते हैं, और उसको महिला जिसके कि हमें निसंतान से ग्रसित है उसके बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो ब्लड जो होता है सर्कुलेशन, वो उस माँ का ही होता है, पेरेंटल माँ का वही होता है। तो इसमें 3 में से 2 चीज़ें जो हैं वो उनकी ही होती हैं। और काफ़ी ऐसी महिला होती हैं अभी तक जो है 55-60 ईयर की एज की महिला भी हैं जिनके कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, हेल्दी बेबी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ अगर बात करूं, अगर ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं जो आईवीएफ के थ्रू उनका जो बच्चा जन्म होता है, तो उस समय क्या उन महिलाओं को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, थोड़ी सी इन महिलाओं में ज़रूरत होती है सावधानी बरतने की। वही सारी चीज़ें, भारी वजन नहीं उठाना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, दवाई तुरंत नियमित तरीके से आपको दवाई लेनी पड़ेगी। हार्मोनल सपोर्ट जो होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़, एक जो क्षमता होती है बॉडी की क्षमता, यूट्रस की क्षमता, कंसीव करने की क्षमता, वो सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें जैसे कमी होती जाती है वो सारी
बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यूट्रस में जो बच्चा रखने की क्षमता वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी चलानी पड़ती हैं जिससे कि बच्चा अवॉर्ड ना हो। और लास्ट में जाके ऐसी महिलाओं में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी हल्की सी ज़्यादा होती है। तो उसी के हिसाब से हम उसको टोटली सारा मेडिकल मैनेजमेंट करते हुए चलते हैं जिससे कि वो एक हेल्दी बेबी प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर मैं बात करूं टेस्ट के बारे में, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे 9 महीने में उसके हर 3 महीने में या 15 दिन में उसके टेस्ट हुआ करते हैं। तो इसी के साथ अगर बात करूं आईवीएफ के थ्रू अगर बच्चा जन्म होता है तो उस समय क्या उनके भी टेस्ट किए जाते हैं? नहीं, लोगों की भ्रांतियाँ ये गलत है, हर 15 दिन में टेस्टिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम जो टेस्टिंग कराते हैं शुरू में जब पेशेंट आता है उस समय एक बार टेस्टिंग होती है। आफ्टर दैट बहुत ही माइनर जैसे ब्लड शुगर है, कई बार गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो जाती है, तो ये रूटीन में 2-3-4 महीने बाद एक रिपीट मार कर लेते हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन है उसको रिपीट कर लेते हैं। बाकी यूजुअली जो बेसिक टेस्टिंग है वो सिर्फ एक बार होती है, बार बार कराने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़रूर हमें बार बार करना पड़ता है, इससे कि हमें बच्चे की मॉनिटरिंग करते रहें, बच्चे में ये देखते रहें उसमें बढ़त हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे के अंदर कोई कॉन्जेनिटल एनोमली तो नहीं है। शुरू के 3 महीने में एक बार कम से कम अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। 3 महीने के बाद में 6 महीने तक कम से कम एक कराना चाहिए। 6 महीने से पहले बल्कि 4.5 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए जिससे कि ये पता लगे कि बच्चे में कोई खराबी तो नहीं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड उसको कहते हैं, उससे ये पता लग जाता है बच्चे के अंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या और कोई परेशानी तो नहीं है, दिल में छेद तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्फॉर्मेशन हमें। तो 18 to 20 वीक के बीच में एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हम रिकमेंड करते हैं, एक लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं जिसमें कि ये पता लग जाए कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे से ज़्यादा पानी कितना है, बच्चे का वजन कितना है, प्लेसेंटा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जिससे कि आगे नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कोई, वो सारी चीज़ें। बाकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टेस्टिंग बहुत रूटीन वाली होती है, बहुत मिनिमम होती है। एक बार टेस्टिंग के बाद में फिर बार बार टेस्टिंग सिर्फ अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, भाई ब्लड की टेस्टिंग की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती अनटिल अदरवाइज कोई महिला में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो। डॉक्टर के साथ अगर मैं बात करूं, महिलाओं या लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर आईवीएफ के थ्रू अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका मेंटली और फिजिकली उतना डेवलपमेंट नहीं होता है जो एक नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे का जन्म होता है आईवीएफ के अकॉर्डिंग। तो उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या ऐसा कुछ होता है कि उन बच्चे का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता आईवीएफ के थ्रू? आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं, सिर्फ आईवीएफ के बच्चे और नॉर्मल बच्चों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, आईवीएफ के दौरान हम एग्स और स्पर्म बाहर लेके उसको फर्टिलाइज करके वो 3 से लेके 5 दिन तक का एम्ब्रो बना के उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें यूट्रस के अंदर ही होती हैं। सिर्फ ये 3 से लेकर 5 दिन का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। हर चीज़ में जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी तरह से आईवीएफ बच्चे होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होता है, हर तरह से बिल्कुल बच्चा स्वस्थ होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नॉर्मल बच्चे की तरह ना होती हो, सारी चीज़ें यूजुअल नॉर्मल होती है और कोई ऐसा डिफेक्ट भी नहीं होते, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। लुइस ब्राउन पैदा हुई थी बेटी 1978 में इंग्लैंड में, उसके तो अब बच्चे भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ मैं जानना चाहूँगी कि माँ और जो पिता से जो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जेनेटिक जो होते हैं बच्चों में, क्या वो उन्हीं के होते हैं? हाँ, मेन उन्हीं के होते हैं। जेनेटिक्स जो है हम शुक्राणु पुरुष की लेते हैं और अंडा जो होता है वो माँ का ही होता है और जेनेटिकली वो दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं, बिल्कुल 100% मिलते हैं अनटिल अदरवाइज कोई ऐसी डिफेक्ट ना हो कि जैसे सपोज करो कि माँ के अगर एग्स नहीं बन रहे हैं, उस कंडीशन में अगर एम्ब्रो अगर बैंक से लेने हैं तो भी उसमें पुरुष की जेनेटिक्स उसके अंदर आएगी। या फिर ऐसी कंडीशन में कि पुरुष के बिल्कुल भी स्पर्म ना हो, स्पर्म वो इजैकुलेट ना कर रहा हो, या स्पर्म हम टेस्टिस से भी निकालते हैं उसमें भी उसकी स्पर्म की मात्रा ले लो, ऐसी कंडीशन में हमें स्पर्म बैंक से स्पर्म लेने पड़ते हैं। उसमें सिर्फ उस ऐसे ही केस में लेकिन उसके अंदर माँ की जेनेटिक्स रहेगी, तो जेनेटिकली नॉर्मल होते हैं अनटिल अदरवाइज कोई ना कोई ऐसा अगर कोई कारण ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ मैं जानना चाहूँ, अगर कोई पुरुष होता है जो उसके शुक्राणु नहीं बन पाते हैं तो ऐसे आदमियों के लिए क्या इलाज होता है? हाँ, पुरुष जिसके शुक्राणु नहीं है, अगर कम शुक्राणु हैं तो उसके तो हमारे पास काफ़ी इलाज है, मेडिसिन वगैरह चलती हैं, तो उससे हम कोशिश ये करते हैं
शुक्राणु उसके अंदर बढ़ाए जाएं, या फिर कम जिनके शुक्राणु होते हैं कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं, उससे पता लगा लेते हैं क्या कारण है शुक्राणु होने का या नील शुक्राणु होने का। नील शुक्राणु होने के दो कारण होते हैं, या तो उसके अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, या फिर बन रहे हैं बनने के बावजूद भी लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आ रहे, कोई जो ट्यूब्स जो उनका रास्ता होता है उसमें कोई ब्लॉकेज है। तो जिसके बन नहीं रहे हैं उसके हार्मोन्स जांच करा के पता लगाते हैं क्या कारण है ना बनने का। अगर कोई ऐसे हमें कारण पकड़ में आता है कि इसलिए नहीं बन रहे हैं तो उसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह और दवाइयाँ देते हैं जिससे कि शुक्राणु बन जाए। अगर उसमें कोई कारण पकड़ में नहीं आता इसका मतलब ये है कि हमें बैंक से हमें शुक्राणु लेने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि शुक्राणु न बनने का कारण कोई रास्ते में रुकावट हो, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट टेस्टी से स्पर्म जो है वो हम एक विधि होती है उसके थ्रू हम स्पर्म निकाल के और फिर उसके उपरांत उन स्पर्मों को एक्सी एक मशीन होती है एक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके थ्रू हम एग में इंजेक्ट करके उससे हम बच्चा डेवलप कर लेते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करूं आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होते हैं कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसके अनसक्सेस के क्या कारण है? आईवीएफ का कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाता, इसके बारे में जानना चाहूँगी। अनसक्सेस के कारण तो अभी तक 50% केस में तो अनसक्सेस के कारण का पता ही नहीं लगता, कभी कभी हमें पता लग जाता है। उसके लिए फिर हम एक प्रॉपर एवेल्युएशन करते हैं पेशेंट का, उसका सारी जांचें द्वारा कराते हैं, कई बार क्रोमोसोमल एनालिसिस कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर हम सारी डीप स्टडी करते हैं पेशेंट की। उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए हम शुरू में तो हम कोशिश यही करते हैं कि बिना वो जांचें कराए हुए प्रेगनेंसी हो जाए। अनसक्सेस होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो इसलिए फिर अब उसी कंडीशन में हम फिर सारी चीज़ें उसके एक थॉरो इन्वेस्टिगेट करा के उसमें एक बार कारण पता लगाते हैं। अगर कोई कारण हमें पता लगता है तो उसको पहले हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको आईवीएफ द्वारा कराने की सलाह देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करूं आईवीएफ के बारे में तो क्या नई टेक्निक और आएंगी उसमें आईवीएफ में, क्या नए नए चीज़ और आनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, नई तकनीकें बेसिकली तो आईवीएफ ही होता है। आईवीएफ में जैसे किसी पुरुष के कीटाणु कम होते हैं तो उसमें एक एक्सी होती है, एक्सी की टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। एक्सी के थ्रू हम जैसे सपोज करो किसी के यूजुअली जो कीटाणु जो मिलते हैं स्पर्म जो होते हैं हस्बैंड में वो 80 to 100 मिलियन के आसपास होते हैं, जो किसी में 1 मिलियन से कम भी होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्सी मशीनें होती हैं, उसके थ्रू में अगर एक स्पर्म भी है तो उसको हम रिट्राइव करके उससे हम प्रेगनेंसी करा देते हैं। और कुछ टेक्निक है, कोई एग फ्रोजन करते हैं, उससे थोड़ी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत सारी टेक्निक है जिनकी यूज करके हम प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आजकल जो है जो बांझपन की समस्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले बच्चा आराम से हो जाया करता था, पहले प्रेगनेंसी की इतनी समस्या नहीं हुआ करती थी, बट आज के समय पे देखा जा रहा है ज़्यादातर आईवीएफ के थ्रू या बहुत सी महिलाएं बांझपन से ग्रसित रहती हैं। तो उसका आखिर मेन कारण क्या है, क्यों ये समस्या इतनी ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है? एक्चुअल में एक तो पॉल्यूशन, इतना सारा पॉल्यूशन है, जो भी हम खाते हैं सारी पॉल्यूटेड चीज़ें खाते हैं जी। दूसरी चीज़ फास्ट फूड, अपन जो ट्रेडिशनल जो खाना है वो अपन खाना पसंद नहीं करते, जो नई जनरेशन है वो। जी बिल्कुल। जैसे सारी घर की चीज़ें खाना वो पसंद नहीं करते, बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। PCOS के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट गेन करती है फीमेल्स, उसकी वजह से हार्मोनल इरेगुलरिटीज आ जाती है, एक्स बनने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या, लेट मैरिज। पहले जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी 18 से 20 साल की उम्र पर। आजकल शादियाँ, क्योंकि हर आदमी आजकल कैरियर ओरिएंटेड होता है, कभी 25 साल कभी 30 साल, तो एज का भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ ये कि अपना खान पान, टेंशन, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर्स के साथ अगर मैं बात करूँ आईवीएफ के बारे में, तो अब लोगों में आईवीएफ के प्रति कितनी ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, लोग कितने आपके पास अब आ रहे हैं इसके लिए आईवीएफ करवाने के लिए पहले की अपेक्षा? नहीं, पहले की अपेक्षा तो अब काफ़ी अवेयरनेस है। जिन लोगों के, अब तो ये स्थिति है कि लोग जो मैरिज हुई 3-4 साल तक अगर बच्चे नहीं हुए तो वो तुरंत आईवीएफ के लिए ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको ये वो जानते हैं कि अगर एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एज अगर आपकी ज़्यादा हो गई तो फिर एक्स की क्वालिटी, एक्स बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वो लोग आईवीएफ कराना पसंद करते हैं। और कुछ ओल्ड एज हैं आजकल, तो मतलब जिन्होंने कभी आईवीएफ सुना नहीं होगा अब वो आईवीएफ सुना है, जिनके विचारों के
20 साल शादियों के हो गए, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसी उम्र की महिलाएं भी आजकल बहुत आ रही हैं कि भाई किसी भी तरह से मेरे बच्चा लग जाए। जी और बिल्कुल। दूसरी चीज़, जिनके हस्बैंड अगर अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो कि रूटीन में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे ये तो एक प्लान्ड आईवीएफ कराते हैं वो लोग। जी तो उसमें क्या है कि वो आराम से बाहर रहते हैं, उनके हम स्पर्म बैंक में रख लेते हैं और महिला के अंडा बना के उससे हम प्रेगनेंसी उसको कर देते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश सिंघल, जिनसे आज हमने बात करी आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ क्या होता है, क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से ये काम करता है। मगर दर्शकों, अब आपसे वक्त तो चला है विदा लेने का। इसके साथ डॉक्टर हम जानना चाहेंगे कि हम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते। नहीं, मेरा मैसेज यही है, हर दंपति ये चाहता है उसको एक बच्चे का सुख प्राप्त हो। अब वर्ल्ड में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिन लोगों के बच्चे किसी भी तकनीक से नहीं होते, उसको आईवीएफ तकनीक से बच्चे हो जाते हैं। इसलिए निराश ना हो बिल्कुल। अब बहुत सारी चीज़ें, और ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है अब ये इतना सस्ता हो चुका है कि आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, करा सकते हैं, और प्रेगनेंसी की संभावना भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अपने जीवन को खुशहाल बनाए, निराश ना हो। भगवान ने सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, सारी तकनीकें डेवलप करा रखी हैं, इतने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं साइंटिस्टों द्वारा, तो ये सारी तकनीक का वो ज़रूर प्रयोग करें। जी बिल्कुल। दर्शकों, फिलहाल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।